हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और परिश्रम भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, बीच में हमारा विज्ञान नहीं पढ़ा था। मैंने इससे पहले बता दिया था आप लोगों को कि परीक्षा नज़दीक होने के कारण, शुरू हो जाने के कारण थोड़ा मैं बिजी हो गया था और कोई वीडियो नहीं डाल सका। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए बच्चों, देखते हैं। अब ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना हमने रासायनिक अभिकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़े हैं, उनका ये छटा हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जितना है 5 क्वेश्चन, अभी इसके 2, ये आज जो चल रहा है, इसके अतिरिक्त भी अभी 2 और क्लास जब चलेगा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों मैंने क्या कहा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बचा है जो हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो हमारा बच्चों क्या है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन बता रहे हैं बच्चों कि असत्य है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां सीसा अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि ये जो किसमें कौन सा कथन क्या है, ये हम लोगों के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बच्चों, हम लोगों को बताना है क्या सही और क्या गलत है। तो इसमें यह बताना है कि नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही हमको बताना है बच्चों। ठीक, तो अब जरा देखिए कौन सा कथन असत्य है और कौन सत्य है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें है बच्चों, जैसे यहां पर लेड, देखिए यहां पर लेड है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका क्या होना चाहिए, ये कह रहा है एक अपचयित कर रहा है, एक उपचयित कर रहा है। तो यहां गलत लिखा हुआ है। देखिए बच्चे ध्यान से, क्यों गलत है। देखो, कह रहा है शीशा अपचयित कर रहा है, बल्कि अपचयित नहीं कर रहा है, उपचयित कर रहा है। जब ऑक्सीजन का त्याग ये करता है तो उसे उपचयित बोलते हैं। तो इसमें एक तो पहला ये भी गलत है, और दूसरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित लिखा है, जो कि कार्बन उपचयित कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा। तो इसमें बच्चों हम लोगों का आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सॉरी, ये दोनों असत्य है, ए वाला और ये वाला। तो हमारा ये और भी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अपचयित उपचयित। हम लास्ट जब बुक खत्म की तो लास्ट लेक्चर में हम लोग उपचयन और अपचयन के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि इसमें ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहां बच्चों ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है। तो अब बताइए यहां पर किस प्रकार की अपक्रिया है। ये यल देखिए, एल्युमिनियम, इसको क्या कह रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है ना। क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापन कर रहा है। ये यल Fe को हटा दिया है। देखिए Fe को हटाकर इधर कर दिया, यल और क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो एक कैसा अपक्रिया, जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो एल्युमिनियम ने Fe फेरस को क्या कर दिया बच्चों, फेरस को क्या कर दिया, हटा दिया, इसलिए विस्थापन हो गया। तो यहां पर हमारा क्या सही होगा, विस्थापन अपक्रिया सही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व एक दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, हटा दे और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखिए बच्चों, लिखा है लौह चूर्ण, ध्यान दीजिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण, तो बच्चों लौह चूर्ण में क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा ना। क्यों,
क्योंकि लौह चूर्ण का मतलब हुआ Fe, ठीक। और तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl। अब क्रिया कराइए तो FeH को क्या कर दिया, हटा दिया, तो FeCl प्लस H2O बन जाएगा। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो हमें केवल ये बताना था, देखिए जब हमने क्या किया, फेरस को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया तो क्या बना, फेरस क्या बना, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन गया और आयरन क्लोराइड बन गया। आयरन क्लोराइड में फिर से एक बार देखिए बच्चों, यहां पर कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, मतलब एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, क्या है बच्चों, HCl है, और उसमें हमने लोहे का बुरादा डाल दिया, लोहे का टुकड़ा डाल दिया, तो क्या होगा, हमने विस्थापन अपक्रिया पढ़ा है, तो देखिए ये Fe हो गया, लोहा हो गया, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और जैसे हमने क्या किया, इसको ये इससे ज्यादा सक्रिय है तो H को हटा देगा तो बन जाएगा FeCl2 और प्लस H2O बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब संतुलित नहीं है बच्चों, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो हमारा ये संतुलित हो गया। तो इसमें हमारा क्या क्या बना, एक बना आयरन क्लोराइड बना और एक हाइड्रोजन गैस। तो क्या सही है बच्चों, इसमें ये सही है, देखिए ये वाला सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। अब अगला है क्वेश्चन बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी के हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण, इसका सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन बस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए अब लगा रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिनके अभिकारकों के तत्वों का प्रमाण क्रमांक और उत्पादों के तत्वों का प्रमाण क्रमांक क्या हो, प्रमाण संख्या बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारकों और उत्पादों से बने क्रियाकों के रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिनके अभिकारकों के तत्वों का प्रमाण संख्या और उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिनके अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या व उत्पाद के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसलिए बच्चों इसमें डबल क्वेश्चन किया गया है। पहला तो क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, मतलब परिभाषा दीजिए, तो वो रासायनिक अपक्रिया जिनके अभिकारकों के तत्वों का परमाणु संख्या तथा उत्पादों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसलिए बच्चों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अपक्रिया के पहले और अपक्रिया के बाद परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियमानुसार अभिकारकों के तत्वों का परमाणु क्रमांक संख्या और परमाणु संख्या व उत्पादों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। किसके कारण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारक से पहले तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पादों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उधर वहां क्वेश्चन देखिए अब क्या करा रहे हैं। यहां पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आप लोग, लिखा है, ये एनसीईआरटी है, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। तो इधर हम खो दें बच्चों, फिर संतुलित करते हैं। चलिए, टोटल इस पर मेहनत करिए बच्चों, परिश्रम करिए,
क्योंकि ये सब टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब जरा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है पांचवा का पहला, पांचवा क्या कह रहा है बच्चों, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। पहले इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लिया जाए। किसको किसको बच्चों, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके। नाइट्रोजन कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो पहले बच्चों हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बच्चों, हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले लिया और हाइड्रोजन गैस के संयोग करके, मतलब जोड़िए, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें। कहने का मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखो, फिर उसके बाद संतुलित कीजिए। तो हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया बच्चों और यहाँ लिख दिया NH3। अब क्या किया जाए बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 2/3 6 हो जाएगा, तो संतुलित हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है 2, ये हो गया, हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ 3 से क्या कर दें, ये संतुलित नहीं है। देखिए N2 प्लस H2, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, हमारा अमोनिया गैस बना। लेकिन बच्चों समीकरण तो बन गया, संतुलित नहीं है। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, N2 प्लस H2, यहाँ अगर हम 2 से क्या कर दें बच्चों, तो संतुलित हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन प्रभावित हो गया। 2/3 6, तो यहाँ से 3 से क्या कर दें, गुणा लीजिए, ये हमारा रासायनिक समीकरण बन गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इनके कहने का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। अब क्या चाहिए बच्चों, जैसे का वायु में, वायु मतलब ऑक्सीजन ले लीजिए बच्चों, ऑक्सीजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, H2S ले लिया, और वायु गैस का वायु मतलब ऑक्सीजन, दहन होने पर जल एवं क्या बनता है बच्चों, क्या कह रहे हैं, जल और क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, SO2 और H2O, जल बन गया। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए, हमने H2S ले लिया, H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। फिर वायु कह रहे हैं, वायु का मतलब ऑक्सीजन बच्चों, O2 हो गया। तो क्या बना, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और वायु को लिया, दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए जल बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिए बच्चों, ये संतुलित है कि नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की 2 और एक 3 है, नहीं संतुष्ट हो रहा है। हाइड्रोजन तो संतुष्ट हो रहा है, तो क्या किया जाए बच्चों, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 कम 2 ऑक्सीजन, और 2 2 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, यहाँ क्या कर दो बच्चों, 2 से गुणा कर दो, संतुष्ट हो गया। फिर से एक बार देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लीजिए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। उसके साथ क्या जोड़ना है बच्चों, गैस का वायु में दहन, वायु का मतलब ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है ना। अब इसका आप क्रिया जब कराओगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा और जल बनेगा, कह रहे हैं। अब हमारा तो ये बच्चों हो गया रासायनिक समीकरण, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गए। अब इसको संतुलित करिए, देखिए ठीक है, संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 1 और 2 3 ऑक्सीजन हो गए, तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ क्या क्या, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, सारे चीज है। यहाँ 2 से अगर गुणा कर दिया जाए, 2 से क्या कर दिया जाए बच्चों, गुणा कर दिया जाए,
और यहाँ क्या कर दिया जाए, 2 से भी गुणा कर दिया जाए, और यहाँ SO2 प्लस H2O और 2 से गुणा कर दें तो हमारा संतुलित हो गया बच्चों। देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और हम लोग संतुलित समीकरण बहुत पढ़ चुके हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया बच्चों, इधर भी 2 अक्कम 2 सल्फर हो गया। अब यहाँ वाला गड़बड़ हो रहा है बच्चों, अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, 2 से यहाँ गुणा मत करिए, ऐसा करिए कि यहाँ से करिए। तो देखिए 2 सल्फर है ना, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2 से करिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 4 2 6, तो 2 दूना 4, और यहाँ पर गुणा कराइए 3 से। अब हो गया बच्चों, देखिए 2 दूना, ये तो हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। तो यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 अक्कम 2 सल्फर, तो 2 अक्कम 2 सल्फर, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 और 2 अक्कम 2 4 2 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार ये बच्चों हमारा समीकरण बना, ये संतुलित हो गया, ये समीकरण बना, ये संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों सी पे। किस पे आते हैं बच्चों, सी पे आते हैं। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है बच्चों, क्या देता है, अवक्षेप देता है ना। अब देखिए हम क्वेश्चन बच्चों, एक फोन आ गया है, आज तो बड़े प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं। तो चलिए बच्चों, थोड़ा बच्चों का परीक्षा हो रहा है इसलिए फोन ज्यादा आ रहा है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है बच्चों, बी हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, किसके साथ बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अवक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। किसके साथ बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट, किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अवक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सी है बच्चों, नाम इसने क्या लिया है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट हो गया बच्चों, ये हमारा Al2SO4 का होल थ्राइज, ये फार्मूला हो गया किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। बेरियम क्लोराइड और किसका बच्चों, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसने क्या कहा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया बच्चों। अब क्या बनाया, जब एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो क्या कह रहा है बनेगा बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया बेरियम क्लोराइड मिलाया तो क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या मिलेगा हमको, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये LCl3, और क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट। अब देखिए बच्चों ये संतुलित है कि नहीं है। अब एक काम कीजिए, यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl3 है, तो अब क्या किया जाए, यहां पर बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ करिए, पहले Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस BaCl2, फिर ये LCl3 प्लस BaCSO4। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो इसको 2 से गुणा करा दीजिए। जैसे हमने यहाँ एल्युमिनियम से क्या किया बच्चों, 2 से गुणा कराया तो एल्युमिनियम तो संतुष्ट हो गया। अब ये मेरा रासायनिक समीकरण बन चुका बच्चों, ये रासायनिक समीकरण, लेकिन अब करना क्या है, संतुलित करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कितनी है,
परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब 2 जैसे हमने किया तो एल्युमिनियम तो संतुष्ट हो गया, लेकिन क्लोरीन की संख्या भागने लगी, तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ से अगर 3 से हम भी गुणा कर दे बच्चों, तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। तो एल्युमिनियम संतुष्ट हो गया, क्लोरीन संतुष्ट हो गया, लेकिन यहाँ बेरिलियम भागना शुरू कर दिया। अब यहाँ 3 से गुणा करते हैं, बेरिलियम भी 3 हो गया। अब सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1, 3 अक्कम 3 है, तो यहाँ भी 3 अक्कम 3 है। बेरिलियम 3 है, और 3 चौक 12 और 3 चौका, ये संतुष्ट हो गया बच्चों। यही हमारा संतुष्ट करना था, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या बनाया, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट लिया, Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद उसने क्या कहा है बच्चों, बेरियम क्लोराइड, BaCl3 BaCl2, ठीक। तो हमने एल्युमिनियम सल्फेट में अर्थात Al2SO4 का होल थ्राइस और फिर BaCl2 आपस में मिला दिया, तो क्या बना बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। फिर हमने ये समीकरण बना दिया, अब संतुलित कर लीजिए, ठीक, बस संतुलित हो गया। इसने कहा है पहले क्या करिए, निम्न रासायनिक समीकरणों में परिवर्तित करें, उन्हें संतुलित करो। पहले समीकरण लिखो फिर संतुलित करो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारा है डी, 5 का डी। अब डी क्या कह रहा है बच्चों, पोटेशियम धातु। चलो पोटेशियम धातु ले लेते हैं। पोटेशियम का प्रतीक कितना होता है, कि धातु जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, H2O, जल के साथ। अब क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, H2 गैस प्रदान करता है। अब क्या किया जाए बच्चों, यहां देखिए, अब हाइड्रोजन 2 1 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 से हम क्या करते हैं, K प्लस H2O फिर KOH प्लस H2। अब संतुलित करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए। तो 2 से अगर गुणा हमने कर दिया तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ 3 ही है। और ऑक्सीजन की संख्या तो 2 यहाँ से भी गुणा कर दे, तो 2 अक्कम 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 अक्कम 2 यहाँ भी ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 अक्कम 2 और 2 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए बच्चों, पोटेशियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ भी 2 कर दे, यही हमारा आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन था कि बच्चों पहले समीकरण बनाइए और समीकरण बनाने के बाद उसे संतुलित कीजिए। तो आज हम लोग 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के सॉल्यूशन किए। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो फिर बस हम लोग यही तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से एनसीईआरटी का शुरू करेंगे। मेहनत करिए, परिश्रम करते रहिए बच्चों, अपने माता पिता का गुरूर बनिए, उनका पैसा व्यर्थ न जाए, है ना। तो चलिए बच्चों, जब तक के लिए बाय।